बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश की गई, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया कि हुकूमती जमात का तर्ज अमल गैर सियासी है, जबकि महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना आज दूसरे रोज़ भी जारी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नहीं। डॉक्टर साहब, मुसद्दिक मलिक साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। ये दावत कितनी संजीदा है और क्या ये मुज़ाकरात जो हैं ये मुमकिन है? देखें जी, तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी गई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तो तहरीक इंसाफ है ही नहीं, तो फिर मुज़ाकरात की दावत किसको दी है? एक बात। दूसरी बात यह है कि जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में से कहूँगा, ज़ाहिर पीपल्स पार्टी तो इसका हिस्सा नहीं है, इस अरेंजमेंट का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन हुकूमत तो मुस्लिम लीग नून की, यानी ये कोई 72 घंटे या उससे आप लगा लें कोई 3 या 4 दिन। अच्छा, कल वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन हो चुका है, तो उसको 24 घंटे आगे हम जा चुके हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेरा तो ख्याल है कई साल पहले ही हो चुका है मेल्टडाउन लेकिन बहरहाल वो ख्वाजा आसिफ साहब का जुमला था। तो ये इसमें जो है ना मुज़ाकरात क्या होंगे, और इस वक्त तो किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और अगर वाहिद मुज़ाकरात, मुझे इस वक्त में सियासत से बिल्कुल कतई नज़र, अगर मैं वाहिद मुज़ाकरात और किसी गुफ्तगू में मेरा, यानी आप समझें कि उधर मेरा जहन है, तो वो ये है कि जमात इस्लामी ने जो मुतालबात रखे हैं अभी, तो किस हद तक जमात इस्लामी जो है वो अपने क्योंकि ये पब्लिक इश्यूज़ हैं, देखिए ना, वो ये हुकूमत और आगे पीछे, हालांकि जमात इस्लामी का एक फॉर्म 45 और जो 47 के हवाले से एक मौक़िफ़ है इलेक्शंस के हवाले, लेकिन यहाँ पर वो इलेक्शंस की यहाँ पर जो इश्यूज़ उठे हुए हैं वो उन्होंने उठाए हुए हैं कि 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% रियायत, पेट्रोलियम लेवी ख़त्म की जाए, अच्छा, और हालिया इजाफा वापस लिया जाए, अच्छा, 20% कमी की जाए अशिया ज़रूरियात की कीमतों में। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा, हुकूमती अखराजात कम करके गैर तरक्याती अखराजात पे 35% कट लगाया जाए। मेरा तो ख्याल है कि गैर तरक्याती का तो ऑडिट होना चाहिए पिछले पता नहीं कितने सालों का। अच्छा, फिर उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी चार्जेस और आईपीपीज़ को डॉलरों में अदायगी का मुआहदा ख़त्म किया जाए, और आईपीपीज़ के साथ किए गए तमाम मुआहदों का अरसर जायज़ा लिया जाए। वो बंदे इधर ही घूम रहे हैं, कमाल देखें आप, ये कोई बाहर के नहीं बैठे हुए, वो इधर ही बैठे हुए, यहीं से डॉलरों में उनको पैसे अदा हो रहे हैं, और बिजली पैदा नहीं हो रही, बल्कि ज़्यादा पैदा हो रही है, मतलब ज़्यादा पैदा होने के पैसे उनको दिए जा रहे हैं, और वो ज़्यादा पैदा करें तो उसकी वो तरसील नहीं हो सकती, और ना मुल्क में इतनी ज़रूरत है बिजली की, और तो अजीब रौला है। अच्छा जी, और तो ये इम्पोर्टेंट है कि आईपीपीज़ का क्या बनता है, और जिन लोगों ने खाया है पैसा इतने साल, उनका क्या बनेगा। देखें, मतलब मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, 3 इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी, मईशत, और ये जो फॉरेन पॉलिसी और सोशल इंटरेस्ट। अब मैंने ऐड किया हुआ है इसमें 2 ज़ाती राय। आपकी मईशत, आपका सोशल इंटरेस्ट, आपका सिक्योरिटी, आपकी फॉरेन पॉलिसी उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती कोई चीज़ जब तक इस मुल्क में, अच्छा, मैं ये कहता जाऊँगा ये हो या ना हो, लेकिन मैं अपने एक स्टांस पे कायम, जब तक अक्रॉस द बोर्ड एक प्रॉपर रूथलेस अकाउंटेबिलिटी ना हो, अक्रॉस द बोर्ड प्रॉपर रूथलेस अकाउंटेबिलिटी ना हो, और लोगों को ये बात समझाई जाए, यानी ये 85 की सियासत तो ख़त्म हो गया ना, वो जो ज़ियाउल हक साहब का मॉडल, वो तो ये तो अब ऐसे ही बस अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, ये जो एक सियासी, और बड़ी बदकिस्मती की बात है, मुशर्रफ साहब के वक्त में ये यूथ पार्लियामेंट बनी थी, और उसके बाद भी इसके ऊपर काम हुआ कुछ, लेकिन फिर उसके बाद वही ख़ानदानों के बच्चे और वही लोग, उसका भतीजा भांजा, और अक्रॉस द बोर्ड पार्टियों में
सारी सियासी जमातों में भी और आपको ब्यूरोक्रेसी में भी। ब्यूरोक्रेसी थोड़ी सी आपको इसलिए बेहतर नज़र आती है कि वहाँ कहीं ना कहीं कोई कॉम्पिटेंट आपको लोग मिल जाते हैं, कुछ ना कुछ करने वाले डूअर्स आपको मिलते हैं। और लेकिन ये बाकी जगहों पे तो, क्योंकि मैं ब्यूरोक्रेसी में फिर फॉरेन सर्विस भी है ना, बाकी तो हैं और अच्छे लोग हैं, अच्छे सारे जो अपने आप को ज़रा बचते बचाते लेके आगे निकल जाते हैं। लेकिन बाकी जगहों में तो टोटल फरागत है। और उसमें तो जो मुल्क के इश्यूज़ हैं उसमें तो किसी को दिलचस्पी, देखिए बात ये सारी कि ये जो देखिए मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है और शख्सियात के ऊपर ज़ाहिर है कि सियासी जमातें हैं जो शख्सियात के गिर्द हैं सवाए चंद जमातों के। अब अच्छा कहें बुरा कहें, इख्तलाफ करें इत्तेफाक करें, वो जमात इस्लामी शख्सियात की डिपेंडेंट नहीं है। शख्सियात की डिपेंडेंट वो इस तरह से थोड़ी सी हो जाती है कि ज़ाहिर जो अमीर की शख्सियत है वो बहरहाल काउंट करती है। और काजी हुसैन अहमद साहब हो गए, या ये कि अगर अमीर ना भी हों तो उससे हट के भी बहुत सी शख्सियात हमने देखी हैं। नेमतुल्लाह खान साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, क्या कमाल, या गफूर अहमद साहब, या और बहुत सारे ये जो शख्सियात हैं, या सिराजुल हक साहब भी अपना रोल अच्छा प्ले कर गए और मुनव्वर हसन साहब भी। लेकिन बहरहाल काजी साहब थे, ठीक है ना, काजी साहब की जो याद है वो हमें। बहरहाल मैं से भी कह रहा था कि जो बाकी तो शख्सियात ओरिएंटेड है ना, और जो मजहबी जमातें हैं हमारी, वो मजहबी जमातें जो हैं वो भी एक तरह से आप यूँ समझें कि एक ख़ास मसलक की नुमाइंदगी। तो हम ठीक है, हम कहते हैं कि मकतब देवबंद के मदारिस हैं तो उनकी जमात है, तो अगर हम कहें कि जी बरेलवी मकतब फ़िक्र है तो उसकी, लेकिन वो इस्लामी जमात जो है ना, यानी इस्लामी जमात, मजहबी जमात जो है उसको, मतलब वो एक नुक्ता नज़र की हमायत ज़रूर करते हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छा जमात इस्लामी भी एक नुक्ता नज़र की हमायत करती है ना, जो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह उनका जो नुक्ता नज़र था वो ख़ास, और उनके ऊपर फतवे लगे थे, उनके ऊपर फतवे लग गए थे मौदूदी साहब पे। तो वो लेकिन एक मेरा ख्याल है एक बहुत बड़े मतलब मुअल्लिम, और उनकी तहरीरों से फिर मुतासर हुए तमाम दुनिया। अच्छा, कमिंग बैक टू ये जो 85 का गिरता हुआ बिखरता हुआ ख़त्म होता हुआ निज़ाम है। अब आप ये देखें ना कि नवाज शरीफ साहब शख्सियात पे, जैसे तहरीक इंसाफ, तो खान साहब को आप साइड पे करें तो पीछे देखें आप कितना कोई शख्स आपको नज़र ही नहीं आएगा, और ख़ुद तस्लीम भी वो करते हैं कि ये हमारे वोट जो हैं खान साहब के वोट हैं। इसी तरह से जो मुस्लिम लीग नवाज़ है, जिनकी हुकूमत है, मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उनकी हुकूमत है, वो नवाज शरीफ साहब के नाम पे पार्टी जो है वो वही उसके सदर भी हैं, वो जो है वो पस मंज़र में है। जो अच्छा वो उनके पस मंज़र में जाने की वजूहात अब वो उनकी जमात ख़ुद बता सकती है या उनके लोग ख़ुद बता सकते हैं, लेकिन उनकी जब वो मौजूद थे तो नवाज शरीफ थे। नवाज शरीफ साहब कभी भी शहबाज शरीफ साहब, ना शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब बन सकते हैं। दो अलग अलग शख्सियात हैं, अलग अलग उनका तरीक़ाकार है, भाई हैं, साथ रहें एक दूसरे के अच्छे बुरे वक्त में। लेकिन जो अच्छा इसी तरह से जो उनके वज़रा हैं, मेजॉरिटी चंद को छोड़ के, वो बाकी जो वज़रा हैं सारे वफाक में वो हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ काम किया, चाहे राना सनाउल्लाह हों, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हों, चाहे वो एहसन इकबाल हों, इसाक डार साहब हों। तो वो जो वफाक में थे तो ज़ाहिर है कि इनमें कुछ जो थे वो पंजाब के अंदर थे, लेकिन ज़्यादा जो है ये नवाज शरीफ साहब की ही टीम है। और वही टीम, एक मेरा तासुर जो इस शख्सियत से बात करके होता है वो ये है कि वो नवाज शरीफ साहब के पस मंज़र में जाने से या पीछे हटने से वो भी तितर बितर सा हो गया सारा मामला, कि भाई कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। नवाज शरीफ साहब असर्ट भी नहीं कर रहे चीज़ें। अब मिसाल के तौर पे जैसे इसाक डार साहब हैं, अब इसाक डार साहब हमें बताया जाता है यहाँ पे कि वज़ीर ख़ारजा की जगह नायब वज़ीर आज़म कहें उन्हें, तो नायब वज़ीर आज़म जो हैं वो तो फिर अजीब सी उनकी पोजीशन है ना, मतलब वो वज़ीर ख़ारजा तो आपको बहुत फ़ाल प्रोएक्टिव, यानी जो PDM 1 की हुकूमत थी या उससे पहले जो खान साहब की हुकूमत थी, वज़ीर ख़ारजा तो बहुत एक्टिव रहे हैं। उससे पहले ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर ख़ारजा एक दौर में बने थे, बहुत
एक्टिव थे। ये एक दफ़ा मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं फ्लाई कर रहा था किसी जगह, तो रास्ते में कनेक्टिंग फ़्लाइट में मैंने ख्वाजा आसिफ को देखा, तो ये अकेले बैठ के अपने नोट्स बना रहे थे बतौर फॉरेन मिनिस्टर। ये मेरे ख्याल से मॉस्को से आ रहे थे, तो किसी एक जगह पे हमारा कनेक्शन जहाज़ का मिला, तो ये बतौर वज़ीर ख़ारजा बड़े एक्टिव रहे। और फिर उसके बाद हिना रब्बानी खर साहिबा, मुझे नहीं पता कहाँ हैं, लेकिन वो बड़ा फ़ाल किरदार अदा करती नहीं। PDM जो पहली हुकूमत थी बिलावल पे, मतलब है कि उसी में फैटिव वैटिव का इशू सारे ख़त्म हुए ना, लेकिन अब वो बिल्कुल लेथार्जिक थक गए ना, जैसे बेदार थके हुए, कोई मतलब कुछ आइडिया नहीं हो। PTI होगा नहीं होगा, ये होगा कैसे होगा, बैन करेंगे फलां करेंगे। तो उसके नतीजे में जो है ना वो अच्छा फाइनेंस में क्या हो रहा है, तो वो औरंगज़ेब साहब देख रहे हैं अब अच्छा बुरा जैसे भी होगा। ये जो डिमांड्स लेकर आए हैं, ये डिमांड्स जो हैं, ये सियासी कमेटी बन गई है, उसके साथ करेंगे। औरंगज़ेब साहब अब उसके IMF क्या उसके ऊपर एतराज़ उठाएगी। ये भी IMF का वफ़द आया नहीं है पाकिस्तान, जो अगला मंसूबा उनके साथ साइन करना है। दरमियान में इन्होंने ये पब्लिक इश्यूज़ उठाए हुए जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। असल इश्यूज़ यही है ना, वो तो सीट और 2 सीटें 4 सीटें 5 सीटें खुसूसी सीटें, वो मैं उनको कोई अहमियत नहीं देता। सियासी ये पब्लिक इश्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त। और उसमें मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊँ, पहली बात तो ये कि सिस्टम तो बिल्कुल कोलैप्स हुआ पड़ा है। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये है कि मुल्क में मईशत ये मईशत आपकी कभी ठीक नहीं हो सकती जब तक आप इसमें एक अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे। क्योंकि लोगों के पास रियासत से भी ज़्यादा पैसा आ जाए ना, यानी अगर किसी के पास पता चले कि जी इतने अरब रुपया है और IPPs के इतने डॉलर्स जाते रहे हैं और इतने साल जाते रहे हैं, तो आप सोचें कितनी दौलत होगी। तो अगर और फिर जाते ही जा रहे हैं वो तरक्याती बजट फलां बजट, ये तो IPPs का इशू उठ गया। तो अब देखें सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें गौर एजाज साहब ने कहा कि वो जा रहे हैं, और ज़ाहिर है अब इसमें IPPs के मुआहदों से ज़्यादा मुझे इस बात में इंटरेस्ट है कि एक तो शख्सियत सामने आए जो इनके पीछे मौजूद हैं, क्या वो शख्सियत के नाम हमारे सामने आते हैं और लिए जाते हैं और बताए जाते हैं, और ये जो हुकूमत है क्या उसकी मुज़ाकराती टीम ये IPPs के ऊपर जो मुज़ाकरात करने आती है तो क्या बताती भी है कि ये किसकी IPP है और उसको कितना पैसा मिला है इतने सालों में, 1994 से कितना पैसा अभी तक गया है उनके पास, और किसकी IPPs हैं। तो अगर ये IPPs को ही खोल दें आप, तो ये सिस्टम तो चला गया, सिस्टम तो बैठ गया पूरा। और उसमें आपने इशू ये नहीं है, इशू ये है कि इतने सालों से आप पैसा लेते रहे ज़ीरो बिजली बना के, तो ये किस खाते में लेते रहे, और इसके ऊपर तो बात ये है। और अकाउंटेबिलिटी, मैंने आपसे कहा ना कि अकाउंटेबिलिटी, और ये है कि उसमें जो मैंने ये बात पहले भी की थी कि नाहल लोगों को ऐसी जगहों पे बिठा दिया, वो इकोनॉमिक हिटमैन को आप उसकी जो बाकी किताबें पढ़ते जाएं तो उसमें ये भी है कि नाहल लोग बैठ जाएं एक जगह जाके। और मुझे किसी ने ये बड़ी अजब सी बात बताई कि 40 बिलियन, अब ये फिगर देखें आप, 40 बिलियन 2009-8-9 में 40 बिलियन का तो कैश पड़ा हुआ था पाकिस्तान स्टील मिल के पास, 40 अरब। ये जो मैंने एक प्रोग्राम किया था ना व्यूज़ ऑन न्यूज़, जिसके ऊपर सू मोटो ले लिया था इफ्तिखार चौधरी साहब ने, और ये सारा फिर फटा खड़ा हुआ था, उस वक्त 40 अरब तो कैश था, और 40 बिलियन का जो है 40 बिलियन कैश, 40 बिलियन का स्क्रैप, ठीक है। और उसके बाद जो है वो तो यानी 80 तो ये थे, और 40 बिलियन किसी और खाते में, टोटल 120 बिलियन उस वक्त जो है, मैं उसको कल फिगर एग्जैक्ट, तो 120 बिलियन रुपीस थे, ठीक है, उनके पास जो स्टील मिल के पास अपने थे। इसमें मैं उनकी ज़मीन की बात नहीं कर रहा, ना उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कैश और स्क्रैप, ये दो 80 बिलियन ये थे, 40 बिलियन किसी और मद में थे। लेकिन उसके बाद 2 सालों के बाद वो स्टील मिल बैंकरप्ट होती है, बैंकरप्ट होने के बाद उसको मजीद पैसा देके उसको बेल आउट पैकेज दिया जाता है, और बेल आउट पैकेज के जी ये तो कंगाल हो गई, ये पैसा गायब हो गया सारा, और फिर उसके बाद वो फिर दोबारा बैंकरप्ट हो जाती है, फिर उसको बेल आउट दिया जाता है। तो सवाल ये है भाई कि वो जो पैसे वहाँ से शुरू करके इन अदारों को तबाह करते 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 ऐसी जगह ले आया गया कि वो फिर अपने ये रिश्तेदारों को आगे पीछे उनको, क्योंकि जी नुकसान है, नहीं तो चल ही नहीं सकता। देखें ना भाई, इशू ये है कि ये वहाँ से शुरू करें ना आप, जहाँ पर ये अरूज पे थी PI, ये फिर कैसे बर्बाद होना शुरू हुई, इसका पैसा किसने खा गया, कौन, 10-15-20 साल का खेल है ये, कोई आप PI ये हमारी ज़बरदस्त फ्लाइट्स थी नेशनल स्टील मिल भाई, ठीक है। अब ये अदारे एक सफ़ेद हाथी बन चुके हैं,
मगर ये सफ़ेद हाथी कैसे बनी है, और आप उन लोगों को नहीं पकड़ेंगे तो उसके बाद तो वो तो फिर वो किसी और जगह शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये माशी दहशत गर्दी है, ये माशी दहशत गर्दी, ये वो दूसरी दहशत गर्दी। मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूँ कि वहाँ तो एक दफ़ा बम फटता है ना और लोग जानने से चले जाते हैं, गोलियाँ चलती हैं लोगों की। ये जो माशी दहशत गर्दी है, इसमें हर रोज़ आदमी मरता है, हर रोज़। इस मुल्क के जो 25 करोड़ आवाम हैं वो सुबह भी मरते हैं, दोपहर को भी मरते हैं, शाम को भी मरते हैं, क्योंकि वो एक मुस्तकिल दहशत गर्दी के फेज़ में है। तो जब तक आप माशी दहशत गर्दों को नहीं पकड़ेंगे, मगरमच्छों को, तो एक ही मामला आ गया IPPs का। और हैरानकुन चीज़, अब देखते हैं कि ये किस ऊंट बैठता है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि अब लोगों को पाकिस्तान में वो पॉलिटिकल फिगर्स आनी चाहिए सामने, और सियासी जमातों को भी लानी चाहिए जो कि कॉम्पिटेंट हों और परफॉर्म करें और डूअर हों अपनी अपनी फील्ड में। जो कंसेप्ट था एक्चुअली सेनेट का टिकट, ये थोड़ी करोड़ों 10-10 करोड़ में टिकट भेज दो, ये थोड़ी था कंसेप्ट। ये था कि आप एक बेहतरीन लोगों को अपनी अपनी फील्ड से, एजुकेशन से, इससे उससे, उनको ला के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग वो माइंड्स बैठे और मुल्क को ठीक है 12। तो मुझे तो इसमें कोई दम नज़र नहीं आ रहा। किसी से बातचीत हो जाए, उसकी उससे हो जाए, उससे क्या अब आम आदमी की सेहत पे क्या असर पड़ेगा। तो ये मुझे तो इसमें कोई दमखम नज़र नहीं आ रहा ना। ये मेरे नज़दीक, मैं मतलब माजरत के साथ, मेरे नज़दीक ये कोई पिटीशन है और रेफरेंस ख़ुसूसी नशिस्तें और कितनी ख़वातीन की, ये इश्यूज़ नहीं है। इश्यूज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं, और वो सिक्योरिटी है। वही मैं बार बार रिपीटिंग करना चाह रहा। अच्छा, और उसमें सिक्योरिटी में सोशल अनरेस्ट भी आ रहा है। और आप देखें कि जब सोशल अनरेस्ट फैलता है तो आपके माशरे में किस तरह का इन्हितात आता है। ये रोज़ जो ख़बरें आ रही हैं और रोज़ जो कुछ हो रहा है, और मैं यहाँ पे ज़ाहिर नकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है, लेकिन फिर भी मेरी गुजारिश है यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब से, मेरी गुजारिश है फ़ाइज़ा साहब से, मेरी गुजारिश है यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब से जो वज़ीर दाखिला हैं, और मेरी गुजारिश है आर्मी चीफ से जनाब से मुनीर साहब से। ये एक चीज़ के ऊपर ज़रा बराह करम, ये मैं 10 बदस्ताओं से गुजारिश है मेरी, बराह करम ज़रा ये स्कूलों में, कॉलेजों में, ये बच्चियाँ हमारी यंग, और उसको भी छोड़ दें, ये दुकानों में आगे पीछे, ये आइस क्या बला है। आइस जो हर जगह दस्तयाब है, और बहुत बड़ी तादाद में हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो यूथ है, उसको एक प्रॉपर, आपको लगेगा कि एक यानी पूरे एक प्लान के तहत वो आइस का नशा उन पे लग गया। और मैं हैरान, मुझे तो इसका समझ ही नहीं आया कि ये इतना फैला हुआ है, इतना ज़्यादा आइस लोग इसके एडिक्ट हो गए। दुकानों में पुड़ियाँ दस्तयाब हैं इसकी, और छोटे बच्चे इसका। तो ये आइस के ऊपर बराह करम एक तवज्जो दें, जहाँ और बहुत सारे मामला चल रहे हैं। ये जो एक टर्मोइल है ना सिस्टम, ये पाकिस्तान में जो है सारा सिलसिला सारा, ये उस बड़े चेस बोर्ड के अंदर जो कि पूरा लरज रहा है और उलट फुलट रहा है आलमी सतह पे, ये उसका एक शाखसाना है। ये जहन में रखें कि पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ था, और अगस्त आ रहा है, तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला खैरियत से अगस्त का महीना लाए, और जो हमारा यौम आज़ादी आ रहा है। और लेकिन ये बात जहन में रहे कि जो पाकिस्तान की आज़ादी है वो दूसरी जंग अज़ीम के बाद है, और दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो है वो बहुत सारे मुल्क जो हैं उन्होंने आज़ादी, मतलब वो एक चलता गया पूरा 47 से, फिर आप शुरू करें तो वो फिर 50 की दिहाई में, 60 की दिहाई में जो कॉलोनीज़ मुख्तलिफ, एक एम्पायर गिरी और फिर उसके बाद वो दूसरी खड़ी हुई, और वो अब वो भी शटर हो रही है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो जो ये शटर हो रहा है ना सिस्टम पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें आपको अक़वाम मुत्तहिदा बिल्कुल बेकार नज़र आ रही है, आपको उसको कोई रोज़ करारदादें पास हो रही हैं और कोई दुनिया में उसको सुन नहीं रहा। कश्मीर से लेके गज़ा तक, गज़ा से लेके वो आप कहीं दुनिया के किनारे पे थे, तो एक बिल्कुल ही एक डिबेटिंग क्लब बना हुआ है। लेकिन जो मैं बात ही कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वक्त है, इस वक्त वो बिल्कुल एक चेस बोर्ड उलट गया है। यानी ये पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑर्डर जो था वो इस वक्त किसी और
रंग में जा रहा है। वो कौन सा रंग है ये भी क्लियर नहीं, लेकिन ये तय है कि वो बसात उलट गई है। अब नया चेस बोर्ड कैसे बनता है अगले साल, 2 साल, 1.5 साल में, तेज़ी के साथ वो बन रहा है। अब उसमें इस तरह से बन रहा है, आप ये देखें कि नेतन्याहू, यानी मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये कोई सिकंदर आज़म का दौर नहीं है, ये दौर जो है कोई ये जूलियस सीज़र का दौर नहीं है, ये है 2024, और 2024 भी गुजर गया और आधे से ज़्यादा साल गुजर गया, और आप अक्टूबर से शुरू करें, 7 अक्टूबर से लेके, और पूरा 2024 का मिड से भी आगे क्रॉस हो गए, और हम गज़ा में कत्लेआम दुनिया नहीं रुकवा सकी। ठीक है, ना आलम इस्लाम रुकवा सका, और ना उसमें जो है वो ये जो हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स और बाकी मुल्क, सारी दुनिया जो है वो नहीं रुकवा सकी, और कत्लेआम जो है वो अभी भी जारी है। और आज मज़ीद स्कूल के ऊपर हमला हुआ है, बच्चे उसमें और शहीद हो गए, और लोग शहीद हो गए। और कल जो है वो ये मैंने आपसे कहा ना कि पूरा लरज़ रहा है, ये पूरा जो एक सिस्टम है ना पूरा ग्लोबल लेवल पे। कल जब दौरा ख़त्म किया नेतन्याहू ने अपना अमेरिका का, तो उनकी जो आखिरी नेतन्याहू की मुलाकात हुई तो वो डोनाल्ड ट्रंप से हुई। नेतन्याहू के साथ उनकी अहलिया भी थी, सारा, और ट्रंप जो है उनसे उन्होंने बड़े गुडी गुडी अंदाज में उनको रिसीव किया, नेतन्याहू को, और जनाब अपनी रिहाइशगाह पे और फ्लोरिडा में। और भाई उसके बाद वो उन्होंने कहा कि हमने खाना बहुत अच्छा खाया था। वो मेरे ख्याल से पुराने वाले खाने की बात कर रहे थे, क्योंकि 2020 के बाद इनके दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। जब मैंने पहले भी बात की थी कि बल्कि ट्रंप ने एक मौके पे एक गाली दे दी थी नेतन्याहू को, बड़ी सख्त गाली दी थी, और नेतन्याहू ने कहा था, ट्रंप ने कहा था कि एहसान फरामोश आदमी है, झूठा आदमी है, और इसने, और ये उस वक्त हुआ था मामला, इनके तलखी इसलिए पैदा हुई थी, जनरल कासिम सुलेमानी का जब इशू आया था, तो उस वक्त इसराइल पीछे हट गया था। उसने कहा था कि ये आप स्ट्राइक करें, हम इस वक्त स्ट्राइक में साथ आपका नहीं देंगे, इसराइल ने ये कहा था अमेरिका से। तो कासिम सुलेमानी का स्ट्राइक फिर अमेरिका ने किया था। तो इसके ऊपर ट्रंप जो है वो ज़रा बहुत आखिरी उनके जो दिन चल रहे थे एज अ प्रेसिडेंट, तो वो उस पर काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे कि मैं तो इसराइल के साथ रख के ये कासिम सुलेमानी को, तो उसमें इसराइल ने मतलब पब्लिकली उसको कहा कि हम तो नहीं है भाई, ये तो अमेरिका ने किया। तो उसके ऊपर एक तलखी पैदा हुई थी। लेकिन ट्रंप जो है वो ट्रंप अपने आप को सबसे ज़्यादा इसराइल नवाज कहते रहे, और वो कहते इसलिए रहे कि उन्होंने एक तो कई मुल्कों के साथ वो अब्राहम अकॉर्ड्स करवाए, बहरीन, यूएई, और सूडान के साथ आगे बातचीत चली, ठीक है ना, और इन मुल्कों के साथ जो है वो उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स करवाए, और वो आगे तेज़ी के साथ बढ़ रहे थे। लेकिन उससे पहले ये हुआ कि जो है वो उनकी चलेगी, पहली टर्म ख़त्म हो गई, और न सिर्फ यहाँ तक अब्राहम अकॉर्ड्स करवा रहे थे, बल्कि वो जो अपनी एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी, वो तल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट करवाने का उन्होंने, यानी इसका मतलब ये है कि ऑफिशियली वो यरूशलेम को कहने जा रहे थे कि जेरेड कुशनर और ये सारे मिलके। अच्छा, अब लेकिन ये हुआ तो वो उस वक्त वो नाराज़ थे कि भाई ये नेतन्याहू थे। लेकिन कल जब मुलाकात हुई तो उन्होंने नेतन्याहू से ये कहा, पहले तो उन्होंने नेतन्याहू से ये कहा कि जो वो है कैमिला हैरिस ने, ये कैसे हो सकता है कि कैमिला हैरिस जो है वो इस तरह की ज़बान आपके साथ इस्तेमाल करे, मोहतरम आप तशरीफ़ लाएँ अमेरिका, और इस तरह की बात की है उसके, जबकि उनके जो हस्बैंड हैं वो ख़ुद एक जियो हैं, और ये कैसे कोई भी यहूदी जो है वो अमेरिका में कैमिला हैरिस को वोट डाल सकता है। इस किस्म के बयानात के बारे में जिस तरह उन्होंने जुमले इस्तेमाल किए हैं, और तो कैमिला हैरिस वो मसला जो कि 1-2 दिन पहले उठाया हुआ था डोनाल्ड ट्रंप ने कि जंग बंदी होगी और ये सारा, वो कैमिला हैरिस के ऊपर ले गए सारी कि ये कैसे हो सकता है और ये और वो, क्योंकि एक ज्यूइश लॉबी तो है और बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी बात जो है नेतन्याहू से उन्होंने ये कही कि देखो, अगर मैं इलेक्शन नहीं जीता और अगर मैं कामयाब नहीं हुआ, तो एक मेरी बात ध्यान से सुनना, वो बात ये है कि तमाम मशरिक़ वस्ता में जो है ना बहुत बड़ी जंगें तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, और ये जो जंगें हैं ये तीसरी आलमी जंग की तरफ चली जाएंगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ, और थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ये दुनिया चली जाएगी, और ये स्टार्ट होगी मशरिक़ वस्ता की जंगें बड़ी और थर्ड वर्ल्ड वॉर।
ये थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है, ये ट्रम्प साहब को काफ़ी ये लफ्ज़ पसंद है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर, और वो काफ़ी दफ़ा इसको इस्तेमाल भी कर चुके हैं कि मैं नहीं जीता तो फिर अमेरिका का पता नहीं क्या होगा, मैं नहीं जीता तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। वो थर्ड वर्ल्ड वॉर वैसे मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी है कहीं ना कहीं, किसी न किसी शक्ल में वो मतलब किसी अंदाज में वो है मुख्तलिफ पावर्स के दरमियान। बहरहाल पिछली वर्ल्ड वॉर्स में भी कोई दो ताकतें तो नहीं थी ना, बहुत सारी ताकतें उलझ गई थी आपस में, तो वो इस वक्त आपको बहुत सारे मुल्क उलझे हुए नज़र आते हैं। बहरहाल तो वो जो है वो एक डेडलॉक सा पैदा हुआ, और उसके बाद नेतन्याहू वापस, अब वो अच्छा उन्होंने नेतन्याहू ने कहा कि मैं तो सीज़ फायर के, मैं तो मुआहदा आगे पीछे दाएं बाएं कर करा के वो वहाँ से हटो बचो कह के वापस आ गए। लेकिन कैमला हैरिस जो है उन्होंने सख्त बात की, लेकिन कैमला हैरिस सदर नहीं है, बाइडेन सदर हैं। वो एक वो अब अपनी उसमें जो प्रोग्राम्स हैं, फंक्शंस हैं, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, उसमें मसरूफ़ हो गए। तो अब जनाब वापस वो आ गए, लेकिन बात आगे बढ़ी नहीं। और साथ ही जो है वो मुज़ाकरात जो हैं वो अब एक नए, अच्छा मुझे नहीं पता कि इसमें अब कितना दमखम इसमें रह गया, क्योंकि हालात ज़रा ख़राब बिगड़ रहे हैं दोबारा, और वो उसमें ये हिज़्बुल्लाह जो हिज़्बुल्लाह के साथ भी इसराइल की कशीदगी बढ़ रही है। और आज रात को क्योंकि पेरिस में ओलंपिक्स हैं, तो अब रोम मरकज़ बन गया मुज़ाकरात का, तो सीआई डायरेक्टर आज किसी वक्त ट्रैवल करके वो रोम पहुंच जाएंगे, और जो कतर के वज़ीर आज़म हैं अब्दुर्रहमान, वो जो हैं वो भी पहुंच जाएंगे रोम, और अब्बास कामिल भी पहुंच जाएंगे जो है वो रोम, और साथ ही डेविड बार्निया भी पहुंच जाएंगे रोम। अच्छा ये सारे लोग अब रोम में जमा हो रहे हैं, और रोम में जमा होने के बाद ये यानी पेरिस से अब रोम शिफ्ट हो गए हैं डायलॉग। अच्छा दोहा में भी नहीं हो रहे और इजिप्ट में भी नहीं हो रहे। इजिप्ट में इसलिए नहीं हो रहे कि इजिप्ट के ऊपर वो पहले दल्फी कॉरिडोर पे फिर दोबारा उसने पख डाली हुई है नेतन्याहू ने, तो वो डिले करके और इसी दौरान मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ, ये जितना डिले हो रहा है ना, ये उतना ही पेचीदा हो रहा है। अच्छा रोम में पहुँचे इटली, और एन उस दिन पहुँचे जिस दिन इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं जॉर्जियो मेलोनी, वो चाइना में है 5 दिन के लिए। 5 दिन के लिए वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग होने के बाद और ऑफिस संभालने के बाद ये उनका पहला दौरा है, बीजिंग है 5 दिन का जी। तो वो वहाँ पर अब जो मरकज़ है वो ना दोहा है, ना वो जो है वो इजिप्ट है, बल्कि वो इटली बन गया है मुज़ाकरात। लेकिन इसमें यह है कि इसमें अब चूंकि ये वापसी हो रही है नेतन्याहू की बग़ैर किसी सीज़ फायर एग्रीमेंट के, बग़ैर किसी एलामिये के, अच्छा मैं बात करता हूँ, अच्छा मैं जाता हूँ, अच्छा मैं देखता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो उसके नतीजे में अब एक्सीडेंटल एक्सीलेशन के इम्कानात बढ़ रहे हैं, हूतीस की तरफ से भी, हिज़्बुल्लाह की तरफ से भी, और जो बाकी जगह हैं मशरिक़ वुस्ता में वहाँ पर भी एक टर्मोइल सा पैदा हो रहा है कि भाई ये मामलात अब किस तरफ जा रहे हैं। क्या चाइना और रशिया इसमें कोई प्रोएक्टिव रोल प्ले करेंगे जैसा कि उन्होंने सीरिया में किया था रशिया ने, या ये है कि वो डिप्लोमेसी तक रहेंगे और ये कत्लेआम जारी रहेगा इसी तरह। तो अगले चंद दिनों में ये चीज़ क्लियर होगी। आप वक्फा लीजिए जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि इन तमाम सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ साहब को सामने आना चाहिए, उनको सामने आना चाहिए था, और अब मेरा ख्याल है कि ताख़ीर हो गई है, और वो सामने आके अगर इस क्योंकि बहरहाल मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है, इसको एक अच्छे मुस्तहकम नोट पे कायम होना चाहिए था, जो कि अरेंजमेंट में क्या हुआ मैं कतई नहीं जानता। और ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ शख्सियात से मुख्तलिफ बात करती हैं, कई तो शख्सियातें ऐसी जिनको पता ही नहीं था इस पूरे का कि इस तरह का कोई अरेंजमेंट बनेगा और कैसे होगा और क्या, वो फटाफट उस दिन रात को जो मनाजिर हमने देखे कि ज़रदारी साहब हैं साथ, वो सब शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, बाकी लोग बैठे हैं, नवाज शरीफ साहब उस दिन नहीं थे, ये होगा ऐसे होगा, ये ओहदे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि मुल्क रुका हुआ है। रियासत की बात करें ना, इसमें आप ये देखें कि जो इश्यूज़ हैं, यानी जैसे मैंने आपसे कहा कि सिक्योरिटी का, ये अच्छा है कि ये एक जो अमन मुआहदा हुआ बन्नू में और उसके बाद ये हालात, लेकिन ये कांस्टेंट है,
ये चलता रहेगा, ये एक दिन का इशू नहीं है। तो एक दिन के बाद अगर ख़त्म हो जाए मामला तो फिर तो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को ख़त्म कर देना चाहिए। ये तो चलते रहते हैं हर मुल्क में, और ये इनका थ्रेशोल्ड बढ़ता है, कभी प्रॉपर जंग शुरू हो जाती है, कभी वो बिल्कुल ही ग्रे जोन में रहती हैं चीज़ें। लेकिन ये है कि ये इश्यूज़ हैं सारे। आजिज़ाना अंदाज में रिक्वेस्ट की कि इस पर नज़र डालें, ये जो आइस का इशू है कि ये किस तरह से हर जगह इतनी आसानी से कैसे दस्तयाब है और कैसे बिक रहा है, और क्यों कानून नाफिज करने वाले अदारे और सिक्योरिटी फोर्सेस इस आइस को नहीं देख रहे, और इसको तो देखते हैं कि अब इसके ऊपर कोई आने वाले दिनों में कोई बात होती है कि नहीं। दूसरा जो मामला मैंने आपसे बताया कि ये जियो पॉलिटिक्स सारी की सारी जन्म लेगी अब गज़ा से, वो और एक बहुत ही भयानक रंग में जन्म लेगी, क्योंकि ये जंग अब बहुत आगे निकल गई, ये मामला बहुत बिगड़ गए। ये नेतन्याहू की मौजूदगी में भी वहाँ पे सीज़ फायर का ऐलान नहीं हुआ, अब रोम में शुरू होंगे, अब उसमें अमेरिका अपने एक टर्मोइल में चला गया है, वहाँ टर्मोइल से मराते पॉलिटिकल उसमें चले गए, तो वो लेम डक आगे पीछे, यानी लोग बाइडन को छोड़ के कैमला हैरिस की पोल्स कितने, ट्रम्प क्या करेगा, मतलब लोग उधर बिजी हो गए हैं, तो पीछे वो इंसानी जाने जा रही हैं। अब वो इंसानी जानों को जो कत्ले आम को रोकने के लिए क्या कोई अरब मुल्क आएगा सामने, अरब मुल्क आएगा या अरब मुल्क आएंगे सारे, क्या वो माहदे ख़त्म करेंगे, क्या वो माहदे जारी रख के इसराइल को इंगेज करेंगे, क्या रशिया और चाइना दरमियान में कोई रोल प्ले करेंगे, क्योंकि ये मामला जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रशिया प्ले करता आ रहा है। रशिया मिडल ईस्ट में मौजूद है, और रशिया मौजूद है, बशारुल असद बचे ही पुतिन की वजह से, और इस वक्त एक बड़ी कोशिश हो रही है। मुझे नहीं पता कि वो कोशिश कहाँ तक कामयाब होती है। मैं कल भी जिक्र किया था पहले भी कि तैयब एर्दोगन जो हैं तुर्की के प्रेसिडेंट, उनका और सीरिया का एक बहुत पुराना 90 की दिहाई से ये जो कुर्द अलहदगी पसंद और ये सारे, तो रशिया ने इसमें 2022 में कोशिश की, हुकाम मिले सीरिया के और टर्की के, और अब मुलाकात होनी थी, ये बात चल रही थी। उनके मीडिया ने पहले रिपोर्ट किया कि रजब तैयब एर्दोगन भी होंगे वहाँ पे, जब बशारुल असद होंगे मॉस्को में, फिर तरदीद हो गई नहीं होंगे, फिर तैयब एर्दोगन ने दावत भी दी। लेकिन जो टर्की है, टर्की में एक पब्लिक सेंटिमेंट सीरियंस के ख़िलाफ़ है बहुत ज़्यादा, एक उसको हम जो भी बदकिस्मती कहें, जो भी कहें, क्योंकि कई सालों से वहाँ पर जो वाक़यात मुख्तलिफ पेश आए हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ 2011 की अरब स्प्रिंग के बाद की बात नहीं कर रहा, उससे पहले से ये PKK की कार्रवाइयाँ और मुख्तलिफ, तो वहाँ पर एक सेंटिमेंट ऐसा है कि बहुत बड़ी तादाद में जो सीरिया के ये ख़ास तौर पे जब खाना जंगी शुरू हुई तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में मुहाजिरीन चले गए वहाँ, लेकिन वहाँ जो लोकल टर्क, अक्सर आपने देखा होगा वहाँ तसादुम हो रहा है और लड़ाई शुरू हो जाती है दरमियान में, तो वो एक सीरियंस और जो टर्की के लोग हैं उनके दरमियान एक बहुत ज़्यादा ये है कि भाई इनकी वजह से हमारे मुल्क में, जो हमारा इतना खूबसूरत मुल्क है टर्की, उसमें ये लोगों ने आके सीरिया से, लेकिन वो खाना जंगी हुई वहाँ पे, वो दाइश आ गई, ये हो गया वो हो गया, तो वो, और फिर PKK को भी ख़त्म किया, लेकिन वो बहरहाल PKK भी मौजूद है कहीं, तो अब इसमें वहाँ पर एक सेंटिमेंट पाया जाता है। तो ये एक मुश्किल काम होगा, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं होगा, और ज़रूरत भी इस बात की है कि टर्की और सीरिया के आपस में मामलात बेहतर हों, और वो जो है सिर्फ वो मॉस्को ही करवा सकता है, तो उसके लिए कोशिश जारी है। लेकिन मैंने आपसे जैसे पहले, अच्छा उधर आसियान के अंदर, आसियान में सेक्रेटरी ब्लिंकन पहुंच गए हैं, और सेक्रेटरी ब्लिंकन की वांगी से मुलाकात हुई है, और उसमें साउथ चाइना सी डिस्कस हो रहा है, और बाइडन इंतज़ामिया ये अपने जो आखिरी चंद महीने गुजारेगी, इस महीनों में वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि दुनिया में कैसा, यानी अब देखें ना, एक तरफ तो ये नहीं पता कि ट्रंप होंगे या वहाँ, एक तो टीम वहाँ बिजी हो गई है, लेकिन सेक्रेटरी ब्लिंकन है या जो ब्रेट मैकर्ग हैं वो पहुँच रहे हैं दोबारा मशरिक़ी वस्ती, पहुँच जाएंगे आज रात को मेरे ख्याल से वो मुख्तलिफ मुल्कों में। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि वो जो एक था ना कि मई के अंदर आके उन्होंने 31 मई को ऐलान किया ट्रंप साहब ने कि जी मैं यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल में पेश करते हैं हम करारदाद, और हम अब अमेरिका वीटो नहीं करेगा, और ये इसराइल ने खुद पेश, तो वो एक ऐसी बात थी कि जिसके बाद उसी लम्हे ख़त्म हो जाए, और अमेरिका बहुत देर कर गया 7 अक्टूबर के बाद से लेके, और अब ये जो है ये 2023 से आप शुरू कर दें तो ये 2024 का
जुलाई ख़त्म हो रहा है। और ये जहन में रखें कि यहाँ पर वो बॉम्बिंग हुई है, जो लोग गज़ा गए हैं, जितने लोगों ने भी गज़ा देखा है, तो आप समझें कि जैसे वो एक बहुत ही छोटा सा, यानी अगर इतनी भी जगह है तो इतनी सी जगह के ऊपर, मतलब वहाँ पे वो इतना गुंजान आबाद है कि अगर ये टेबल की साइज़ है मिसाल के तौर पे, इतनी स्पेस है किसी घर में, तो यहाँ पर भी पता चला कि 2 लोग यहाँ पे रहती हैं, उनका सामान इधर पड़ा हुआ है, बच्चे का एक इधर पड़ा हुआ है, एक बच्चे, मतलब बहुत गुंजान आबाद है इलाका। और वो जो तस्वीरें आती हैं ना खुले, वो नज़र आती हैं जो तबाही हुई है वहाँ पे, वो कुछ सड़कें वड़कें नहीं है वहाँ, ये तबाही के नतीजे में जो बिल्डिंग्स गिर गई हैं, बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद, या जो लोग साहिल पे चले जाते हैं वहाँ पे आपको जगह नज़र आती है। तो अब इशू ये है कि इसीलिए वहाँ जो एक बम गिरा है, तो उसके नतीजे में थोड़े से इलाके पे एक बम गिरा तो सैकड़ों हज़ारों लोग जाने चल जाती हैं। तो अच्छा, अभी वो पता नहीं आइए सिनवर किधर है, हमास अपनी जगह मौजूद है और ये कत्लेआम जारी है, बर्बरियत जारी है। अब यहाँ इशू ये है आ गया सारा कि क्या ये ऐसे जारी रहेगा? और अब रोम, ये तो टर्की बत्ती है ना, अभी भी वो कह रही फिलाडेल्फिया और इजिप्ट बहुत अच्छा रोल प्ले कर गया इस पूरे अरसे में कि भाई उन्होंने, लेकिन अब एक हद होती है ना कि भाई अभी तो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पे आके बैठ गया वो नेतन्याहू, कभी कहता है मैं हटूंगा, कभी कहता है नहीं हटूंगा। तो इजिप्ट का भी पैमाना लबरेज हो रहा है और वो इससे पहले कह चुके हैं कि भाई हम तो हट जाएंगे इससे माहिदे से, जो कि एक नया इशू खड़ा होगा। फिर इसी तरह से जॉर्डन जो है वो वेस्ट बैंक के ऊपर सारी, अभी देखे ना ये उनके वजीर घूमते बजमत हाथी की तरह घूमते घामते वो मस्जिद अक्सा से गुजर के निकल गए, तो ये तो जॉर्डन के लिए भी इशू है। तो अरब मुल्क जो हैं अब वो भी एक दोबारा कहीं एक मसला ना खड़ा हो कि भाई ये, क्योंकि फ्रेजाइल गवर्नमेंट्स तो हैं एक तरह से, और कई मुल्क तो इराक़ वगैरह तो स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, ये जंगबंदी ख़त्म नहीं हो रही। हुतीज़ के पास क्या है क्या नहीं है, तो हुतीज़ के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है अभी तक। वो इतनी बड़ी फोर्स यहाँ जन्म ले लिया उन्होंने कि तल अवीव को उन्होंने हिट किया। तो ये सारे अच्छा, फिर ये जैसे मैंने आपसे पहले कहा ना कि ये यहाँ पे अच्छा, प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो अब यूक्रेन का दौरा उनका होने जा रहा है कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में। तो वो इससे पहले मॉस्को गए थे, वो अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं दरमियान में, उधर चाइना रोल प्ले कर रहा है, उधर वो जॉर्जियो मेलोनी पहुंची हुई हैं, उधर यूक्रेन कह रहा है चाइना से कि आप हमारी मदद करें। तो इस वक्त जो है इधर ये सीज़ फायर नहीं हो पा रहा। अच्छा, इसमें ये जहन में रखें कि सारे आपस में, हमास और हिजबुल्लाह और हुतीज़ और ये सारे आपस में इंटर करें, वह ज़रा सी अगर ये भनक पड़ी कि ये डेडलॉक आ गया और इसराइल ने ख़त्म कर दिया, तो सारी फोर्सेज एकदम खड़ी होंगी। और ये जिनको नॉन स्टेट एक्टर्स कहा जाता था, अब ये स्टेट एक्टर्स से ज़्यादा मजबूत भी हैं, इनके पास पैसा भी है, इनकी निगोशिएटिंग, भाई इसराइल किससे बात कर रहा है? फ़लस्तीनी अथॉरिटी से तो नहीं कर रहा ना, वो तो बात कर रहा है हमास से, और बात कर रहा है, मुझे बताएं यहाँ पे दोहा मुज़ाकरात तो किससे होते थे? अमेरिकन के, तालिबान से होते। भाई नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ ही बात करके और फिर उनको कोई मतलब एक उनको कोशिश की जाती है कि वापस आएँ। तो बात यह है कि अब तो सबसे बड़ा नॉन स्टेट ये ग्लोबल एक्टर्स तो टेक फर्म्स आ गई हैं, यानी इलॉन मस्क जो है वो डिसाइड करेगा कि मैंने स्टारलिंक देना है कि नहीं देना, और मैंने चाइना से कैसे ताल्लुकात रखने हैं, अमेरिका के जैसे भी हों, मगर मेरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो वहाँ पे कैसे चलेंगी। तो बात ये सारी कि वो अब ये पूरी जो सिचुएशन आ गई है पूरी दुनिया में, अब इस पूरी दुनिया में पाकिस्तान अफोर्ड कितना कर पाता है इस तरह की सूरत हाल की, जहाँ पे हर रोज़ एक बेचैनी और बेकरार। और मैंने आपसे मईशत की बात, ये जो है ना, $9 अरब यहाँ से आ गए, $9 अरब उधर से आ गए, रोल ओवर हो गया, कुछ भी नहीं होगा जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। एक दफ़ा अक्रॉस द बोर्ड सारे तोशेखाने खुल जाएँ, सारे IPPs के माहदे खुल जाएँ, सारे ये आपने स्टील मिल की निचकारी करनी है करें, मगर आप पहले ये बताएं कि 2009 में अगर इतना पैसा पड़ा था तो किधर गया। तो बात यह है कि सारा खाता खुल खिला के और फिर उसके बाद एक अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो और पैसा जो है वो और एक रूल ऑफ लॉ के तहत पे बोल चले। इसके अलावा कोई चारा है ही नहीं, कोई चारा है, कोई मुझे बताए ना बाहर से कौन इन्वेस्ट करेगा आके, अगर उसको पता हो कि मैंने रिश्वत खिलानी है और पैसा दे के मैंने यहाँ पर जो है वो अपना कारोबार सेट करना है। तो बाहर ही पहुँचे होते हैं मुख्तलिफ जो आप समझेंगे ब्रोकर्स या जो पैसा पकड़ने वाले, वो पहले पहुँचे होते हैं क्या जी पाकिस्तान में आपने ये करना है तो यार हमें पैसा खिलाएं तो हम आपको, तो वो चीज़ ख़त्म करनी होगी। वो SIFC का प्लेटफॉर्म, उसका नाम अब जो भी रखें, SIFC नाम रखें, जो भी नाम रखें, लेकिन एक वक्त तो ऐसा आना था ना कि जब आपको वन विंडो ऑपरेशन
वन विंडो ऑपरेशन के बगैर कैसे किसी मुल्क में कारोबार हो सकता है? वन विंडो से आप, वन विंडो का मतलब ये कि आप उनको ईजी देते हैं ना, कि आप भाई आसानी के साथ आके कारोबार करें बाहर के लोगों को, बजाय इसके कि आप उनको जो है वो भत्ता और रिश्वत और ये और वो सारा। तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसा वक्त आ गया है मुल्क में, और ये बड़ी खुशी है और दुआएं और उम्मीद है कि हाफिज़ साहब जो हैं, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं वो एक इसमें से जो 2-3 बातें हैं ना ख़ास तौर पे, यानी IPBs के माहदे पे नज़रसानी और साथ उसके EB के अकाउंटेबिलिटी, पैसा कितना खाया इन लोगों ने, और इनके नाम सामने आए, और फिर ये भी, और गौर एजाज साहब कह रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ, वो तो ये IPBs का इशू कम से कम उठ गया इसमें, और ये किसी ना किसी किनारे पे जाके ये कश्ती लगेगी, और जब ये कश्ती किनारे पे लग गई अगर IPBs की, और लोगों को इस बात का इल्म हो गया कि उनका इतना पैसा, कैपेसिटी चार्जेस, नाम देखें सर, कैपेसिटी चार्जेस, और उसके नतीजे में गर्दिशी कर्जा बढ़ रहा है, यानी अब लोगों को समझ में आ रही है कि ये हमारे, इससे ये पैसा हमारा ही था जो IPBs की जगह इधर दे देते थे और गर्दिशी कर्जा बढ़ता था। तो मतलब ये मेरा ख्याल है कि एक पूरा हमारे सामने आ जाएगा ये मामला। हाफिज़ नईम साहब से बस गुजारिश ये है कि ये ज़रा पिछला जो खाता है, इन्होंने पैसे जो खाए हैं सारे, उसके ऊपर भी एक आवाज़ उठाएं, कितना पैसा खा के, और ये कहाँ गया पैसा, ये क्या मुल्क के अंदर है, या वो जो DGI ने बात की थी कि माफियाज बनी हुई हैं, उनकी जो तकरीर का एक जुमला या 2 जुमले थे कि मुल्क में माफियाज हैं और उनके पास इतना पैसा है कि वो नीचे दहशत गर्दी के लिए या बाकी मज़मूम मकासद के लिए वो पैसा इस्तेमाल करती हैं। तो उन माफियाज के अंदर मुझे तो लगता है हर आदमी ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अपने अंदाज में इंटरप्रिटेशन किया ना, वो खुशगुमानी भी है। तो मुझे ये खुशगुमानी है शायद कि इसके नतीजे में उनका जो इशारा था वो ये था कि वो माफिया सारी जिन्होंने इस मुल्क के अवाम को जकड़ा हुआ है, जिसमें से एक वो है जो दहशत गर्द, ये हार्ड कोर टेररिज्म, लेकिन दूसरे जो हैं जो माशी दहशत गर्द हैं, उनको पकड़ के और एसिड बात की ज़रूरत है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों इस तरह गिरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।